नमस्ते बच्चों। तो मैग्नेटिज्म कंटिन्यू करते हैं अपन। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बायट सावर्ट्स लॉ, एक्चुअली बायट सावर्ट्स तो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। ओके, सो बायट सावर्ट्स लॉ का जो स्टेटमेंट है, फॉर्मूला है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और उसी फॉर्मूले से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि एक मूविंग चार्ज, ए चार्ज मूविंग विद ए गिवन वेलोसिटी, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो आपको पता चल गया कि एक चार्ज रेस्ट पे है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अगर वो मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक भी तो प्रोड्यूस करता ही है, साथ में क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो व्हाट इज ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इज मूविंग चार्ज। ओके, वेल, तो आज हम बात करने वाले हैं वही बायट सावर्ट्स फॉर्मूला जो है, उसी से डिफरेंट शेप्स ऑफ करंट कैरिंग वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट केस की। सो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो एक सीधा करंट कैरिंग वायर जो है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है, दिस इज द वायर कैरिंग करंट आई। ठीक है, और इस वायर का साइज फिक्स है। अब ऐसा नहीं है कि एक आइसोलेटेड वायर हो, ये डेफिनेटली ये किसी सर्किट का हिस्सा होगा, तभी तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो बाकी सर्किट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इट इज कनेक्टेड टू सम बैटरी एंड अदर रेजिस्टेंसेस, सिर्फ आपको मैं ये पार्ट ही शो कर रहा हूं यहाँ पे। अब मुझे पता करना है कि ये यहां से कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे, ये डिस्टेंस आर है एंड इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो हम किसकी हेल्प लेने वाले हैं यहाँ पे? वी आर गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ बायट सावर्ट्स लॉ। जो डिफरेंशियल रिलेशन है उसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ बहुत पर्पस बहुत क्लियर है कि यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना ही करना है, किसी का भी अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वायर के जो एंड है वो कितना एंगल बना रहे हैं उस पॉइंट पे। सो वायर, जैसे वायर की लेंथ के बारे में हम पता कर सकते हैं। सो वायर के एंड कुछ इस तरीके से एंगल बना रहे हैं, दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2, दे आर लाइक दिस। ठीक है, तो θ1 θ2 क्या डिसाइड कर दिया? आपके वायर का एक्सट्रीम डिसाइड कर दिया। ऑलराइट, अब एक काम करते हैं, विल टेक एन एलिमेंट। एक एलिमेंट लेते हैं अपन, करंट आई फ्लो हो रहा है इसमें, तो एलिमेंट हम यहां पे ले लेते हैं। इसी पॉइंट से मैंने कुछ डिस्टेंस y ली और यहाँ पे एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया, कितनी थिकनेस का? dy। ठीक है, करंट तो इसमें भी I ही फ्लो कर रहा होगा, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एलिमेंट हियर। अब ये एलिमेंट पॉइंट ए, इसे आप पॉइंट ए नाम दे दीजिए, पॉइंट ए पर कितना फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये बात हमें करनी है। तो क्या करेंगे हम? पॉइंट ए को इससे ज्वाइन कर देते हैं, दैट विल सर्व एज द आर वेक्टर जो कि हमने वहां पर डिस्कस किया था। यस, इसे थोड़ी देर के लिए आप z मान लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन की बात कर लेते हैं पहले। तो इस एलिमेंट में करंट किधर की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ, और इसका जो z वेक्टर है वो इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो ये हो गया करंट वेक्टर, हालांकि करंट वेक्टर नहीं है तो उसके डायरेक्शन में dy है आपके पास, और ये है आपके पास r वेक्टर विच इज z इन दिस केस। सो आपको क्या करना है? dl क्रॉस z हियर, सो इंटीग्रेशन, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट लिया हमने, तो किधर आ रहा है ये? इनटू द बोर्ड। So I'm getting magnetic field of this element at location of point A into the board. तो मैं क्या लिखूंगा? ध्यान से देखिएगा, मैं बायट सावर्ट्स लॉ ही लिख रहा हूँ। तो इट इज डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो बाई 4 पाई आई, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ सिर्फ, आई इंटू डी एल की जगह यहाँ पे डी वाई बाय आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन dy and this z here. So this is, let's consider this angle for now to be alpha. Okay, this will be z square for us, z square into sine of alpha। चेक कर लीजिए, यही है आपका बायट सावर्ट्स लॉ, म्यू जीरो बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो इस एलिमेंट के लिए r का रोल z प्ले कर रहा है और थीटा का रोल अल्फा प्ले कर रहा है। आई थिंक दिस इज ओके विथ यू। वेरिएबल्स देखते हैं यहाँ पे अपन। तो अलग अलग एलिमेंट अगर मैं कंसीडर करूंगा तो अल्फा इज ए वेरिएबल, यस अल्फा इज ए वेरिएबल, देन
Z is also a variable, Y is also a variable. So my equation here contains 3 variables. So reduce कर लेते हैं, not a big deal. हाँ, अच्छी बात यह है कि आपको कोई कंपोनेंट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है. आप देखिए यहाँ का एलिमेंट वो भी इनटू द बोर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ का एलिमेंट वो भी इनटू द बोर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ का एलिमेंट इनटू द बोर्ड, सारे एलिमेंट यहाँ इनटू द बोर्ड ही फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो आप इसका सीधा सीधा क्या ऐड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड. ठीक है, सो देखिए क्या मिलेगा आपको. तो इस ट्राइंगल में चलते हैं अपन. लेट्स मूव इनटू दिस ट्राइंगल. Let's consider this point as C, this point as some D. So I'm talking about this triangle ACD. How much will be this angle? It will be pi minus alpha. Yes, this is 90 degree and this is another angle you have here. Okay, you can take this angle to be some beta. Okay, so I want to express everything in terms of beta here. So first of all, I can write from this triangle ACD that pi minus alpha is one of the angles plus beta is another angle plus pi by 2 is the third angle. It must be equal to pi 180 degree, all the three. So pi cancels out. So what I get, alpha, I can write alpha as beta plus pi by 2, one thing. So I'll put this at the place of alpha. I want to convert everything in beta, जिससे कि beta के टर्म्स में ही मेरी लिमिट चली जाए और dy बीटा के टर्म्स में मेरे पास आ जाएगा. अच्छा, और यहाँ पे आप देख लीजिए, आई कैन राइट cos बीटा. सी cos बीटा, cos बीटा को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, it will be r by z. So I can write z as r sec beta. This is another number I'll put in terms of beta. अल्फा आ गया, z आ गया. नाउ द y is, तो इसके लिए मैं tan यूज कर लेता हूँ. सो tan ऑफ बीटा in the same triangle, tan of beta, it is equal to y divided by r. So I can write y as r tan beta. अब आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं to write dy here. So what will you get? डिफरेंशिएट कर लेते हैं. So you'll have dy is equal to r sec square beta into d beta. So now you check. You can have alpha in terms of beta, you have z in terms of beta, you have dy in terms of beta. So your integration converts into a single variable here. So db is equal to mu 0 by 4 pi I sin alpha की जगह पहले लिख देता हूं मैं sin of beta plus pi by 2 into dy की जगह पे लिख देता हूं r sec square beta d beta. Yes, divided by this z square, and z is r square sec square beta. So few things will cancel out. You can check sec square beta सीधा सीधा यहाँ से cancel हो जाएगा, r से r cancel हो जाएगा. तो मेरे पास जो db का expression है, db it is equal to mu 0 by 4 pi. I will be left with I into cos of beta into d beta divided by r. This is what we are left with. अब इसे अपन इंटीग्रेट कर देते हैं. ठीक है, ड्यू टू द कंप्लीट वायर. तो कंप्लीट वायर के लिए आप बीटा को कहां से कहां वेरी कराना चाहेंगे. आप देखिए मेरा जो एक्सप्रेशन मैंने लिया है, तो बीटा को मैं माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 वेरी कराना चाहूंगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया था हमने कुछ ऐसा ही इंटीग्रेशन. सो माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 टू कवर दिस वायर. सो बीटा आपके पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड due to this straight wire at point A as mu 0 divided by 4 pi, yes, I by r out. cos का इंटीग्रेशन आ गया आपके पास प्लस ऑफ sin बीटा लिमिट फ्रॉम minus theta 1 to plus theta 2. So what I get at here is mu 0 by 4 pi I by r sin of देखिए पहला टर्म आएगा सीधा सीधा थीटा 2. ठीक है, साइन ऑफ थीटा 2 माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा 1. साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, so that will become plus finally. So you'll have sine of theta 1. So this is what is the magnetic field produced by a finite wire at a point A which is at distance r, perpendicular distance r from the wire. कुछ यही सेम टू सेम फॉर्मूला, या फिर मैं बोलूं कि ये सेम टू सेम सिचुएशन हम कहां भी पढ़ के आए, इन द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. एक हमने यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर की वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था एट ए डिस्टेंस r, पर वहां फील्ड के दो कंपोनेंट आए थे, पैरेलल टू द वायर एंड परपेंडिकुलर टू द वायर. देयर आर टू कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल. E perpendicular was, if I recall, 1 by 4 pi epsilon naught lambda divided by r sin of theta 1 plus sin of theta 2, एंड पैरेलल कंपोनेंट इसमें कॉस के टर्म्स थे और डिफरेंस के साथ. तो बिल्कुल कुछ वैसा ही यहाँ पे आया. यहाँ पे कंपोनेंट्स नहीं है, यहाँ पे जो फील्ड है वो किधर आया है, इनटू द बोर्ड आया हुआ है. कहाँ से निकाला है अपन ने फील्ड, वही क्रॉस प्रोडक्ट के रूल से. गेटिंग दिस. तो आपको क्या करना है, यहाँ की भी सिचुएशंस है वो कैसी दिखने वाली है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसी. तो ग्रेविटेशन, टेक ए शीट, बड़ा सा पेपर लीजिए, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड, इनके फॉर्मूले साइड बाय साइड लिखिए. तो आपको ध्यान रखना आसान होगा. यू कैन डू दैट वंस द चैप्टर इज ओवर. ओके, वेल, सो दिस इज द रिजल्ट यू आर गोइंग टू रिमेंबर. मैं आपको बता देता हूं कि क्या आपको ध्यान रखना है यहाँ पे. नीड स्टूडेंट्स, मैं वापस बोल रहा हूँ, आपको डेरिवेशंस में जाने की जरूरत नहीं है. फोकस ऑन द फॉर्मूला विच वी गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस. So, क्या फॉर्मूला मिला हमें सॉल्व करने के बाद. आप कैसे ध्यान रखने वाले हैं कि आपके पास एक वायर है और उसकी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, ठीक है, उसमें करंट I है, उसके एंड, वायर के एंड उस पॉइंट की लोकेशन पे कुछ एंगल्स बना रहे हैं. अब आपको कोई माइनस प्लस नहीं लगाना है, थीटा 1 थीटा 2, अब सिर्फ वैल्यूज रखनी है. बस एक नीचे होना चाहिए, एक ऊपर, दोनों ऊपर हुए तो फिर एक में माइनस आएगा, बताऊंगा मैं. तो यह जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, सबसे पहली बात डायरेक्शन आ रही है इनटू द बोर्ड इस ड्राइंग के हिसाब से, ठीक है. सो और जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है μ0 बाई 4 पाई I बाय r साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2. सो यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस रिजल्ट. ओके, चलिए अब मैं आपको एक रूल समझा देता हूं कि आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे. हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर इन दिस केस. सो एक तो तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा तरीका है बच्चों, मैं आपको सिंपल रूल समझाता हूं आप कैसे करेंगे. तो इसे एज ए नोट लिखिए, डायरेक्शन. यहाँ पे बहुत सारे रूल आते रहेंगे डायरेक्शन के लिए. अल्टीमेट रूल क्रॉस प्रोडक्ट का है, ठीक है, बट केस टू केस कुछ शॉर्टकट्स भी हैं. तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर. तो आप सेकेंड्स में निकाल सकते हैं डायरेक्शन बिना किसी कंफ्यूजन के. तो रूल क्या है सुन लीजिए पहले. तो रूल है आपका कि ये भी राइट हैंड रूल है, ठीक है. आपको क्या यूज करना है, राइट हैंड. थोड़ा मॉडिफिकेशन है इसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू योर क्रॉस प्रोडक्ट. सो क्या रूल है, स्ट्रेच थंब, आप अंगूठे को स्ट्रेच करिए एंड थंब को अलाइन कर लीजिए वायर के साथ. अंगूठे को अलाइन करना है वायर के साथ और जो थंब है इट शुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. राइट हैंड लेना है, थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में पॉइंट कराना है, ठीक है, करा दिया. अब अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है या टर्न करना है. तो फिंगर्स का जो टर्निंग सेंस है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सेंस देगा, ठीक है. मतलब मैं बोल रहा हूं, आप लिख लो यहां पे, ठीक है. स्ट्रेच थंब ऑफ योर राइट हैंड and place it along the wire such that thumb points in the direction of the current. Now curl fingers of your right hand, turn fingers of your right hand, and this turning sense gives sense of magnetic field lines. Turning sense gives sense of magnetic field lines, and magnetic field at any point is tangential. Magnetic field at any point is tangential to these lines. Tangential to these lines. अच्छा, यहां तक समझ में आ रहा है आपको.
ठीक है, लेट्स ट्राई फॉर दिस केस। तो क्या करेंगे इस केस में हम, आई पुट थंब, तो मैंने अंगूठे को ऐसे प्लेस कर लिया, देख रहे हैं आप, ठीक है, मैंने थंब ऐसे प्लेस कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब उंगलियां आप कैसे टर्न करोगे यहाँ पे, इस तरीके से, है ना, मान लो, है ना, ये आपका हाथ है, आप उंगलियां कुछ इस तरीके से टर्न करोगे यहाँ पे प्लेस करके, तो आपकी फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, इन टू द बोर्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इन टू द बोर्ड। अच्छा, आप टर्न करिए इस साइड, यहाँ से कहाँ आ रही हैं, बाहर। तो अगर इधर के किसी पॉइंट पे मैं पूछूं, यहाँ के किसी पॉइंट पे पूछूं, सपोज ये कोई पॉइंट सी है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, आउट ऑफ द बोर्ड। सी, दिस इज द कर्लिंग सेंस, गोइंग इनटू द बोर्ड, कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। कोई परेशानी आई थिंक नहीं होनी चाहिए। दिस इज easier than the cross product, but this is applicable for this case only. Is that okay? So this is your right hand rule to find that direction. Alright, तो आप इसे ध्यान रख लेंगे। अब एक और तरीका है आपको समझाने का, देखिए क्या, जैसे डायरेक्शन समझा रहा हूं मैं, दिस इज द वायर, दिस इज द वायर, फील कर पा रहे हैं वायर कैसा है, वायर इज लाइक दिस। अच्छा, ये डॉट क्या बता रहा है, पॉइंट, करंट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, वायर ऐसा रखा हुआ है और करंट तुम्हारी तरफ है, और यहीं पे एक और वायर ले लेता हूं मैं इस तरीके से, इसमें क्या दिखा रहा है कि करंट इज इन टू द बोर्ड और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, समझते हैं। दिस इज ए वायर प्लेस लाइक दिस। अब मुझे सपोज इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, आई वांट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, at this point. So what will I do? I'll put thumb of my right hand in the direction of current. I will curl the fingers, so I'll get sense of magnetic field lines. So how is the sense of magnetic field lines I get? Here it is anti-clockwise. You can check. So first I will draw a magnetic field line, and the sense I got is anti-clockwise. Now if I want to find magnetic field at this point, it will be just tangential. So this is magnetic field, so this point is A, at A. Suppose I have a point here, I have a point here, so this point is C. Okay, so here magnetic field will be like this is magnetic field at C. I have a point here, say call this point to be D, the magnetic field at D. So you can understand. Okay, if I may have a point, I may have a point here, let's call this point to be E. How to find magnetic field? It's simple. See, tangent is perpendicular to this radius, so sense तो अब भी वही रहेगा, so it will be like this, perpendicular to this line, this is magnetic field at E. I hope you are able to understand. So a wire whose current is coming out, how we are finding the direction of magnetic field, समझ में आ गई ये बात। अच्छा, यहाँ पे भी समझ लीजिए, तो यहाँ करंट क्या जा रहा है, इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड, तो इसकी जो कर्लिंग सेंस बनेगा राइट हैंड का, वो कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज। तो मैं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दे रहा हूँ, विच इज क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मैं कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं, सपोज आई वांट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लोकेशन, इट विल बी लाइक दिस, say call this point to be A. I can have a point here, I can have a point here, say call this point to be C. इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्लॉकवाइज सेंस के हिसाब से इधर होगा, एंड दे आर परपेंडिकुलर, टेंजेंट है तो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट C. I can have a point here, say call this point to be D. मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एट D at this point. तो आपको ये फीलिंग आ रही होगी कि हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो how to find direction of magnetic field due to a straight current carrying wire? Simple. Place thumb of your right hand in the direction of current along the wire, turn your fingers, then the curling sense of fingers give the sense of magnetic field line, and magnetic field at any point is tangential to that line. In simple words, जो आप R लिखेंगे उसके क्या ड्रॉ कर देना है, परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उसके लिए आप सेंस पता कर सकते हैं। आई होप इट इज ओके, ऑलराइट। चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि आपको एक करंट कैरिंग वायर दिया हुआ है, इट्स ए फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ठीक है, एंड आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है at this point you have to find magnetic field,
दिस इज एट अ डिस्टेंस r, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, वायर सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, बाकी सर्किट है। ठीक है, हमें इसी वायर का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एट दिस लोकेशन, और आपको साथ में दे दिया गया है कि इसके जो एंड्स हैं वो कुछ एंगल्स बना रहे हैं, है ना यहाँ पे। So let me tell you the angles. This angle is 37 degrees and this angle is 53 degrees total. ठीक है, और लेट टेक 45 डिग्रीज। सो अब आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट से कॉल दिस पॉइंट ए। सो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at A due to the wire। तो वैसे मैं ये क्वेश्चन आपके लिए एक बार करवा चुका हूँ, तो इसमें ध्यान ये रखना है कि जब हमने डिराइव किया था तो θ1 नीचे था, θ2 ऊपर था, तो θ2 तो अब भी ऊपर है 45 डिग्रीज, ओके, बट जो θ1 है वो भी ऊपर की तरफ है, तो आपको फॉर्मूले में θ1 को यहाँ 37 नहीं क्या लेना पड़ेगा, -37। सो बस इतना ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए यहाँ पे θ2 कितना हो जाएगा, आई एम सॉल्विंग दिस, θ2 इज 45 ओनली। हाँ, एंगल किससे ही मेजर होना चाहिए, r से। सो इट इज 42 एंड θ1 यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -37 डिग्रीज। अच्छी बात है, तो अपन क्या करेंगे अब, we'll use the formula what it is, p is equal to mu0 divided by 4 pi I divided by r sin of θ1 plus sin of θ2, और डायरेक्शन तो हमें पता है ही। ठीक है, डायरेक्शन तो आती ही है। सो b आ जाएगा मेरे पास mu0 by 4 pi I by r। ठीक है, वो एज इट इज ही है, साइन ऑफ θ1 यानी कि साइन ऑफ -37 डिग्रीज प्लस साइन ऑफ 45 डिग्रीज। सो व्हाट विल यू गेट, mu0 by 4 pi I by r। सो माइनस साइन 37 इज 3/5 प्लस 1/√2, और आप ये आपका आंसर है, आप देखिए पॉजिटिव ही मिलेगा आपको ये, mu0 by 4 pi I by r। तो क्या आ जाएगा आपके पास 3√2, या ऐसे लिख देते हैं अपन इसे 5 minus 3√2 divided by 5√2, कैन लीव इट। तो ये ध्यान आप लोग रख सकते हैं, यस आई कैन कंसिडर दैट, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अपन बात कर लेते हैं कि अगर वायर को बहुत लंबा कर दिया जाए, जैसे इनफाइनाइट एंड सेमी इनफाइनाइट, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा था, यहाँ भी देखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, ड्यू टू स्ट्रेट वायर इट इज mu0 by 4 pi I divided by r sin of θ1 plus sin of θ2। सो इसके लिए मैं एक केस कंसीडर कर रहा हूँ, केस 1, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी से ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो बी ड्यू टू ए इनफाइनाइट वायर, ठीक है, डेफिनेटली करंट कैरिंग है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट वायर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू नो इट, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द इनफाइनाइट वायर। ठीक है, अब यहां से कोई भी डिस्टेंस, तो मुझे फील्ड चाहिए एट डिस्टेंस r। तो आप देखेंगे इसके दोनों एंगल किधर अप्रोच करेंगे, 90 डिग्री। सो इन दिस केस यू कैन राइट हियर θ1 अप्रोचेस टू 90 डिग्री, θ2 अप्रोचेस टू 90 डिग्री। सो योर b becomes mu0 by 4 pi sin 90 sin 90 1 हो जाएगा, सो इट बिकम्स 2I by r, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं mu0 I by 2 pi r। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। वेल, डायरेक्शन की बात करें वही रूल लग जाएगा यहाँ भी। तो करंट ऊपर थंब मैंने रखा गोइंग इनटू द बोर्ड, तो यहाँ पे फिलहाल मेरे डायग्राम के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनटू द बोर्ड आ रही है। वैसे ही मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वायर एंड पोजीशन वेक्टर। तो अब बोर्ड के प्लेन में अगर आप पोजीशन वेक्टर एंड वायर देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के कैसा दिखेगा, परपेंडिकुलर। और अगर आपने प्लेन ऐसा पिक कर लिया जिसमें आपको वायर नहीं दिख रहा है, वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन में दिख जाएगा, जैसा अभी लास्ट सर्कल्स बना के जो मैंने आपको समझाया था। ओके, आई कंसीडर यहां तक आप लोग कंफर्टेबल हैं। ओके, नाउ कम्स द सेमी इनफाइनाइट वायर। सो सी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, तो उसमें क्या रहेगा, एक एंड
इनफाइनाइट पे रहेगा, दूसरा एंड पे ही आपका पॉइंट रहेगा। सो केस 2 इट इज बी ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर को रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं, दिस इज सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। एक एंड के आप जस्ट सामने हैं, you are here and this is your R, you are want to find field here। तो डायरेक्शन में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, राइट हैंड से करेंगे अपन, ठीक है, इनटू द बोर्ड। अब आप देखिए यहाँ पे जो दूसरा एंगल है θ2 इट इज टेंडिंग टू 90 डिग्री, और जो पहला एंगल है θ1 वो एग्जैक्टली जीरो है ही, ठीक है। सो ये जो आपका B है मैग्नेटिक फील्ड है वो बन जाएगा μ0 I बाय 4πr, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, सिंपल सा है। क्या हो जाएगा आपका फील्ड μ0 I बाई 4πr ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट μ0 I बाई 2πr। फॉर्मूला आपको दिख रहा है, अदरवाइज μ0 बाई 4π I बाई r sin θ1 प्लस sin θ2। और डायरेक्शन भी क्या है आपको समझ ही आ रही है। एक और केस जो आपको समझ लेना है यहाँ पे कि इफ योर पॉइंट, सपोज आपके पास ये वायर है, दिस इज द वायर, और आपने पॉइंट यहीं ले लिया, दिस इज योर पॉइंट एट विच यू वांट टू फाइंड द फील्ड, ठीक है। So what will be the magnetic field at this location? So don't use that formula, you will get confused। आप सोचेंगे अरे r तो जीरो हो गया तो इनफाइनाइट फील्ड हो जाएगा, नो, ये r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वहां से, है ना, और ये फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं होगा। ये से आप सीधा सीधा सोच लो कि आप कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट पिक करेंगे छोटा सा, आपका जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का r वेक्टर और जो dl वेक्टर है वो पैरेलल रहेंगे हमेशा, तो हर एक का जो dl क्रॉस r है वो जीरो आएगा। तो यहाँ पे अपन समझ सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है आपको कितना मिलेगा, जीरो। तो ये बात ध्यान रखें, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन लाइन विद द वायर, देन मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, इट शुड बी एट सर्टेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो लेट्स ड्रॉ ए फेयर डायग्राम। सो दिस इज द करंट एंड हियर इज द पॉइंट, सो हियर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो ये स्पेशल केसेस है, आप लोग ध्यान रखिए, बाकी फिर हम आगे समझते हैं, ओके। तो बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि दो वायर्स ले लिया एंड फिर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन हम यहाँ भी कुछ सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी दैट। ओके, तो जैसे सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, दिस इज द करंट कैरिंग वायर, ठीक है, और मेरे पास एक सेंसर है जिससे मैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मेजर कर रहा हूँ, और वो सेंसर इस लाइन पे मूव कर रहा है ऑल द वे फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, इज मूविंग ऑन दिस लाइन, ठीक है। एंड आई एम कंसीडरिंग कि मैं मेरा जो अपवर्ड फील्ड है उसे मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ और जो डाउनवर्ड फील्ड है उसे मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, दिस इज फील्ड डायरेक्शंस, ठीक है। तो आपको प्लॉट करना है कंसीडरिंग दिस पॉइंट एज ओरिजिन, ठीक है, दिस डिस्टेंस एज r here, you want to plot at this graph of b versus r, so plot this graph of b versus r, यहाँ पे आपका वायर है, so can you plot considering this? Yes you can, this is wire, okay, this is your wire, current carrying wire। So what will you do? You will find the sense or the direction here। तो क्या करिएगा, आप यहाँ पे एक सर्कल बना लीजिए, सबसे पहले सर्कल बना के फिर हम सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो किस सेंस में बन रहा है ये, तो ये बन रहा है इस सेंस में, ठीक है। कौन सा सेंस है ये आपका, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस साइड के सारे जो पॉइंट्स हैं उन पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऊपर आएगा, इस साइड के जो पॉइंट है उन पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगा। इतना समझ पा रहे हैं अपन। अब मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या है अपने पास, μ0 डिवाइडेड बाई 4π I divided by r। It's an infinitely long wire you have to consider, so I write 2I by r। It's an infinitely long wire, so it is inversely proportional to r। हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा, इस साइड पॉजिटिव, सो r, ये मेरा r ग्रेटर देन जीरो का जोन है जहाँ फील्ड भी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। ये r लेस देन जीरो का जोन है, फील्ड भी मेरा लेस देन जीरो आ रहा है। सो दिस काइंड ऑफ ग्राफ आई विल गेट यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे
हाँ लेकिन एग्जैक्टली जैसे ही मैं इस लाइन में आ जाऊंगा, दिस फील्ड टेंडिंग टू जीरो के लिए तो इन्फाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। बट जैसे ही मैं एग्जैक्टली वायर की लाइन में आ जाऊंगा, अच्छा यहाँ पे तो कोई केस ही नहीं है, वो वायर की लाइन में आना मतलब मुझे यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है, वो तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे, सो इट्स ऑलराइट। अब ये मेरा फर्स्ट डायग्राम हो गया। अब यहीं पे मैं इसी साइन कन्वेंशन के साथ अगर करंट अंदर जा रहा है तो क्या होगा वो भी आप समझ सकते हैं। सेकेंड, सपोज वी हैव दिस सिचुएशन हियर कि जो करंट है वो इनटू द बोर्ड जा रहा है एंड दिस इज द लाइन ऑन विच अवर डिटेक्टर इज मूविंग, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट कर रहा है, इसे मैं ओरिजिन मान के चलूंगा। सेम टू सेम सिचुएशन, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, दिस इज द कन्वेंशन वी विल फॉलो। सो अगेन आई वांट टू प्लॉट दिस बी वर्सेस आर ग्राफ, कैन यू प्लॉट? तो इसके लिए डायरेक्शन आपको देखनी है, फॉर्मूला वही रहेगा, ये भी इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है तो डायरेक्शन आप समझ लीजिए। तो इनटू द बोर्ड है तो मैं ऐसे रखूंगा, मेरी फिंगर्स कैसे कर्ल कर रही है, इट इज इन क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो फील्ड आएगा वो नीचे आएगा और यहाँ पे जो फील्ड आएगा वो ऊपर, इसका मतलब आर ग्रेटर देन जीरो के जोन में बी लेस देन जीरो है, आर लेस देन जीरो के जोन में बी ग्रेटर देन जीरो है। तो ये जो ग्राफ है सिर्फ ऐसा हो जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दीज आर द ग्राफ्स यू कैन अंडरस्टैंड फॉर दीज टू केसेस। अब सपोज मैं दो वायर्स पैरेलल रख दूं यहाँ पे और फिर देखूं कि मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन पे किस तरीके से चेंज होगा, वो भी समझ लेते हैं। यहाँ भी नल पॉइंट मिल सकता है, यस। तो वहां पॉइंट चार्जेस के लिए डिस्कशन था और यहाँ पे स्ट्रेट करंट के लिए डिस्कशन है, ऐसे आप सोच लीजिए। तो तीसरा ग्राफ ही पूछ रहा हूं मैं आपसे। सपोज मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, दिस इज माय करंट कैरिंग वायर आई, दिस इज वन वायर वन इनफाइनेटली लॉन्ग, और यहां से कोई डिस्टेंस पे दूसरा वायर रखा हुआ है, दिस इज माय वायर टू, ठीक है, इट आल्सो हैज करंट आई, सेम सेंस। और मेरा डिटेक्टर इस तरीके से मूव कर रहा है फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। सेंस वही ले रहे हैं अपन, ऊपर की तरफ पॉजिटिव इस लाइन पे, नीचे की तरफ नेगेटिव, दिस इज द सेंस फॉर मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू टेक। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट एज ओरिजिन, कंसीडर दिस पॉइंट एज ओरिजिन। सो ओके, मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो चलो अपन अलग से बनेंगे, छोड़ो। कंसीडर दिस पॉइंट एज ओरिजिन हियर, ओके। नाउ प्लॉट द ग्राफ। तो लेट अस अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फर्स्ट। वो कैसे आएगी? तो आउट ऑफ द बोर्ड, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कुछ इस तरीके से बनेगी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, यस। ये भी आउट ऑफ द बोर्ड है, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इस पर्टिकुलर जोन में, एक्सट्रीम लेफ्ट में जो फर्स्ट वायर है, फर्स्ट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ बनेगा? नीचे, B1। सेकेंड वायर का तो उसके लेफ्ट में कहीं भी नीचे ही बन रहा है, तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई वो दोनों वायर्स की वजह से किधर हो गई? नीचे। अच्छा, इन बिटवीन की बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट वायर का ऊपर बन रहा है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, और सेकेंड वायर का नीचे बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड। समझ में आ रहा होगा ये इसी से। फिर यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट वायर का उसके राइट में हर जगह ऊपर ही बन रहा है, दिस इज B1, और इधर इसका भी राइट आ गया तो ये B2 भी ऊपर। तो हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑल टुगेदर मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो लेस देन जीरो आ रहा है, यहाँ पे ऑल टुगेदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। इन बिटवीन यस एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, जैसे लेट अस कंसीडर कि कोई भी पॉइंट यहाँ पे P है, ठीक है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है, हो सकता है ना, क्योंकि ये अपोज कर रहे हैं, उसको मैंने यहाँ से कोई R0 डिस्टेंस पे ले लिया और इसके बीच की दूरी D है। तो आप समझ ही पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो कितना है मेरे पास? μ0 I/2πr ड्यू टू 1, यस। तो मैं नल पॉइंट फाइंड करना चाह रहा हूँ, सो आई एम गोइंग फॉर फाइंडिंग नल पॉइंट। सो व्हाट विल आई डू? आई विल राइट लेट P इज नल पॉइंट, मतलब वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है BP नेट वो जीरो है, इसका मतलब ये दोनों फील्ड कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अब क्या लिखूंगा मैं? μ0 I/2πr0 मस्ट बी इक्वल टू
mu naught I by 2 pi d minus r naught. Can I solve for r naught? Yes, simply. तो यहाँ तो बहुत ही easy case था, तो r naught मेरे पास d by 2 आ जाएगा after solving. करंट डिफरेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हैं. सो आई फाउंड कि एग्जैक्टली मिडवे में नेट फील्ड जीरो है. उससे पहले इस जोन में फील्ड किसका डोमिनेट करेगा? B1 का. उसके बाद फील्ड किसका डोमिनेट करेगा? B2 का. तो इधर पॉजिटिव रहेगा और इधर नेगेटिव. इन द विसिनिटी ऑफ वायर फील्ड इनफाइनाइट होगा. कैन यू प्लॉट द ग्राफ? एग्जैक्टली सिमिलर जा रहा है किसके जैसा? चार्जेस का जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था. तो ग्राफ मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, कैसा दिखेगा आपको. सो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस है. सो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यूज दिखा रहे हैं अपन, एंड दिस इज द आर एक्सिस. यहाँ पे मेरा वायर 1 रखा हुआ है, दिस इज वायर 1, और यहाँ पे वायर 2 रखा हुआ है, दिस इज वायर 2, दोनों, और एग्जैक्टली बीच में फील्ड 0 हो रहा है. ठीक है, और वायर की विसिनिटी में जो फील्ड है वो इनफाइनाइट अप्रोच करेगा. आप लोग डायरेक्शन से मुझे बता सकते हैं कि कैसा ग्राफ आएगा. तो एक्सट्रीम लेफ्ट में यहाँ पे फील्ड लेस देन 0 है, तो इट विल गो लाइक दिस. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फील्ड पॉजिटिव हो रहा है, इट विल बी लाइक दिस. उसके बाद ये नीचे जाएगा बिल्कुल इसी स्टाइल में. ठीक है, और यहाँ पे जो फील्ड आएगा आपके पास वो कुछ इस तरीके से आएगा. यू कैन अंडरस्टैंड. This is the graph you will get for this combination here, and this is exactly d by 2, this distance. ठीक है, this is null point. अच्छा, तो बाकी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा कि अगर एक में करंट आउट ऑफ द बोर्ड है, एक इनटू द बोर्ड है, सो अदर कॉम्बिनेशंस आई एम गिविंग यू एज होमवर्क. प्लॉट करिए और आप बताइए मुझे आंसर क्या आ रहा है. सो आप लोगों को ट्राई करना है these combinations. This is I and I separation D. ठीक है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, सब कुछ वही है. ग्राफ प्लॉट करना है आपको. पांचवा, दिस इज बोथ इनटू द बोर्ड. मैं इक्वली लेके आपको प्लॉट करने के लिए बोल रहा हूं. एक अनइक्वल का भी प्लॉट करेंगे. ठीक है, सेम सेपरेशन D. ओके, देन डू वन थिंग. दिस इज, यहाँ पे ये I है और ये 2I है. तो ये ग्राफ्स आप प्लॉट करके बताइए मुझे कि किस तरीके से आएंगे. और हर एक केस में आपको नल पॉइंट के बारे में भी सोचना है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंड सो ऑन. ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए हैं कि डायरेक्शन कैसे निकालना है, तो ट्राई जरूर करें. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन, एंड लेट्स सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस हियर. ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. देखिए, दो वायर्स है हमारे पास. एक वायर ये है, वायर 1, करंट है इसमें I, दिस इज अवर वायर 1, और इससे कुछ डिस्टेंस पे वायर 2 है, इसमें भी करंट I है, दिस इज वायर 2. ठीक है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे, ये दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, आप लिखना चाहें तो लिख लें. वायर 1 वायर 2 आर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स, एंड करंट ये फ्लो हो रहा है, इनमें डायरेक्शन भी दिया हुआ है. अब एकदम बीच में से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे एक पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे एक पॉइंट है, मान लीजिए P ही है. ठीक है, और इनके कोऑर्डिनेट्स मैं आपको दे रहा हूं. दिस इज माइनस ऑफ A,0 एंड हियर यू हैव A,0. ओके, so definitely this is 0 0 origin, and this point has coordinate 0 √3a. So I want find net magnetic field at point P. Net
मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, आप सीख तो गए हैं कैसे करना है, सिर्फ डायरेक्शंस का थोड़ा सा रोल है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, यू ट्राई फर्स्ट दिस वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वायर वन की वजह से सोचते हैं। तो वायर वन की वजह से फील्ड निकालने के लिए आपको पहले वायर वन से पॉइंट पी तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज द परपेंडिकुलर ज्वाइनिंग पॉइंट पी एंड द वायर। ठीक है, सो अब समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस पर्टिकुलर लाइन के परपेंडिकुलर होगा, किधर भी हो। ठीक है, अब कैसे होगा उसके लिए मैग्नेटिक सेंस समझ लेते हैं। तो मैं एक छोटा सा सर्कल बना दे रहा हूं यहाँ पे। तो सेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस इधर की तरफ होगा। यू कैन अंडरस्टैंड, ऐसा बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा हमें। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर वन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड इट इज B1। ओके, वायर टू के लिए मैं दूसरे कलर से यहाँ पे समझाता हूँ आपको। वायर टू के लिए आपको लाइन बनानी पड़ेगी सेम टू सेम, ऐसे ही परपेंडिकुलर सी लाइन बनानी पड़ेगी एक आपको। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और बिफोर दैट लेट अस सी द सेंस। दिस इज द सेंस हियर क्लॉकवाइज, तो ऐसा ऊपर की तरफ आएगा। दिस इज B2, वील सी द कंपोनेंट्स एंड ऑल। ओके, हम रिजॉल्व करेंगे, ये नंबर मैं हटा दे रहा हूं। सो ये जो डिस्टेंस है आपको दी हुई है √3a, और ये डिस्टेंस आपके पास a है। तो एंगल वगैरह आप लोग निकाल सकते हैं, बस एंगल में जल्दबाजी मत करिएगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है, तो ये √3 टाइम्स है, ये a है, तो ये एंगल बनेगा आपका 60 डिग्री। ये एंगल भी आपका कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो फिर ये जो एंगल है रेस्पेक्टिवली 30-30 बनेंगे। ठीक है, ये ब्लैक डॉटेड लाइन से जो एंगल बन रहे हैं। अब अपन को देखना है, इन्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा अलोंग। इसे मैं एक एक्सेस मान लेता हूँ, ये मेरे लिए एक एक्सेस हो गई और दूसरी एक्सेस ये हो गई। अपन इनके अलोंग दोनों को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, एंगल समझ लेते हैं। ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री आएगा, और ये एंगल मेरे पास 30 डिग्री आएगा। सेम आइडिया, ये 60 है तो ये 60 आएगा, और ये एंगल मेरे पास 30 डिग्री आएगा। तो आप बिल्कुल आराम से रिजॉल्व कर लीजिए इन्हें। तो ये इनसाइन के मैग्नीट्यूड इक्वल आएंगे, क्योंकि आप देखिए √3a तो कितना हो जाएगा आपके पास, 3a² + a², 4a², यानी ये जो डिस्टेंस है आपके पास 2a आएगी। तो B1 B2 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा, B1 = B2 μ0 I/2πr होता है, और r की वैल्यू है आपके पास 2a। सो इट इज μ0 I डिवाइडेड बाय 4πa। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग द मैग्नीट्यूड पार्ट। अब इन्हें रिजॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट मिलेगा इट विल बी योर, मान लीजिए दोनों को b बोल दे रहा हूं मैं, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा आपके पास, b cos 30, यानी √3 b/2, ऊपर की तरफ b sin 30, सो b/2 √3 b/2 and b/2। सो द गुड थिंग हियर इज व्हाट वी गॉट, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आई एम गेटिंग मैग्नेटिक फील्ड at P as twice of p/2. So magnetic field at P comes out to be μ0 I/4πa and pointing upward in this plane. तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पे। डायरेक्शन स्पेशली आप समझ पा रहे हैं, कैसे डिसाइड किया कौन किसके परपेंडिकुलर है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। ओके, अच्छा चलो, तो एक होमवर्क में मैं आपको दे दे रहा हूँ यहाँ पे, जो आप सॉल्व करके बताने वाले हैं कि there's another point here। ये होमवर्क है, ठीक है। there's another point here whose coordinates are 0, or let me take the coordinate as a, this is point Q। ठीक है, so find magnetic field
मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। कर लेंगे सॉल्व इसी स्टाइल में, आप सोचेगा और मुझे आंसर जरूर बताएं कि पॉइंट Q पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। ओके, वेल लेट्स मूव। तो आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख जाएंगे तो आपको अगला पोर्शन जो है इसी चैप्टर का, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उन क्वेश्चंस में आपका फर्स्ट पार्ट तो यही रहा करेगा, फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर है ये इस चैप्टर का। ओके, अगला आगे बढ़ते हैं अपन, और बायट सावर्ट्स लॉ से ही आगे जा रहे हैं। अपन ने स्ट्रेट वायर का निकालना सीख लिया है फील्ड, फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं वापस से। क्या आया था, μ0/4π I by R साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। ठीक है, इनफाइनाइट की वजह से कितना आया था आपके पास, μ0I/2πr, सेमी इनफाइनाइट μ0I/4πr, r is respective perpendicular distances. Okay, so now the second geometry I am going for is magnetic field due to an arc, magnetic field due to an arc at its center, at its center it is specific, एक आर्क है, करंट कैरिंग आर्क, डेफिनेटली ये भी आपके पार्ट ऑफ सर्किट रहेगा, और उसके सेंटर पे हम निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक भी निकाला था, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप फॉर्मूलेस को सामने सामने लिखें। तो जब आप ये चैप्टर या लेक्चर देख रहे हैं, आई वॉन्ट यू टू कीप योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नोट्स ओपन इनसाइड एंड जस्ट कंपेयर द फॉर्मूलेस एटलीस्ट। ओके, सो आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है यहाँ पे, कंसीडर दिस इज द आई। इस वायर का बहुत सारा पार्ट होगा, है ना, वो हर बार मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई हिस्सा है, इसकी ज्योमेट्री इस तरीके से कर दी गई है। सो मैग्नेटिक फील्ड वेरी मच डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द करंट कैरिंग वायर। ओके, हाँ, करंट कितना फ्लो हो रहा है वो शेप पे डिपेंड नहीं करता। ओके, एनीवे, सो आई वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, से हाउ विल आई फाइंड इट। तो उसके लिए बायट सावर्ट्स लॉ ही लगाना पड़ेगा। बायट सावर्ट्स लॉ एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से फील्ड बताता है, तो इसे हम बहुत टाइनी 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 करंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ मानेंगे और लगा देंगे बायट सावर्ट्स लॉ। देखिए, तो मैं कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट उठा लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए यही उठा लिया मैंने, छोटा सा एलिमेंट, इसकी लेंथ हो गई dl। ठीक है, दिस इज dl लेंथ, करंट इसमें वही I फ्लो हो रहा होगा। अब इस एलिमेंट से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर ली सेंटर की मैंने, ये मेरे लिए पोजीशन वेक्टर हो गई r, पर ये जो r है फिलहाल रेडियस ही रहेगी, सबसे सेम ही डिस्टेंस पे आएगा, ये सेंटर है। तो अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो दिस इज dl एंड दिस इज r नीचे की तरफ। सो dl क्रॉस r, कैन यू चेक dl क्रॉस r, इट इज गोइंग इनटू द बोर्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट। ना यू मे थिंक भाई यहाँ कोई एलिमेंट होगा उसकी वजह से, चेक तो करो, कर लेते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। तो इसकी वजह से इसका dl यहाँ पे है, इसका जो r है वो नीचे रहेगा, dl क्रॉस r, ये भी कहाँ जा रहा है, नीचे। तो सारे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सिंपली क्या हो रहा है बच्चों, ऐड ही हो रहा है। अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद दिला दूं, कंपोनेंट्स आते थे और परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता था एक यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क की वजह से, डू चेक। और मैग्नेटिक फील्ड सबका ऐड ही हो रहा है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो कर ले सॉल्व फिर इसे हम। तो क्या लिखेंगे अपन, dB इट विल बी इक्वल टू μ0/4π I dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। देखिए अल्टीमेटली नीचे r की एक ही डायमेंशन आएगी, अल्टीमेटली r की एक ही डायमेंशन आएगी, क्योंकि l की लेंथ की एक डायमेंशन ऊपर है, तो स्ट्रेट वायर में भी I बाय r का ही टर्म बचेगा, यहाँ भी वही टर्म आएगा। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखोगे आप, r का नीचे एक ही टर्म आएगा, फॉर्मूला ही ऐसा है। ठीक है, तो लेट्स सी दिस। अब यहाँ पे थीटा की बात करते हैं। थीटा क्या होता है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल। तो रेडियस और टेंजेंट में एंगल कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री आएगा हमेशा। तो यहाँ पे आपका जो थीटा है वो तो 90 डिग्री आ गया, सही बात। अब इस आर्क ये जो एंगल बना रहा है, लेट अस कंसीडर एंगल मेड बाय द आर्क इज थीटा नॉट, ठीक है, एट द सेंटर। सो वी विल टेक केयर ऑफ दैट। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बन गया बोलो, dB इज इक्वल टू μ0/4π
आई डी एल, ये साइन 90 हो गया, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आपका क्या आ गया, डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, और बचा डी एल। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं जानबूझ के उसे बाहर ले लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो आप क्या करोगे, डीएल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे तो आर्क लेंथ आ जाएगी कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क एट इट सेंटर क्या निकल जा रहा है, म्यू जीरो आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर्क लेंथ विच विल बी आर इंटू थीटा नॉट। आर से एक आर कैंसिल, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है म्यू जीरो आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा नॉट। बट रिमेंबर थीटा नॉट must be in radian, तो don't forget to put theta naught in radian। ठीक है, तो थीटा नॉट आपका किस में होना चाहिए, इन रेडियन। ऐसे ही कुछ फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आया था, है ना, चेक कर लीजिएगा क्या आया था वहां, शायद साइन थीटा बाई 2 का टर्म आया था, चेक करिएगा। तो ये आ रहा है म्यू जीरो बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा नॉट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। अब डायरेक्शन का यहाँ पर शॉर्टकट समझिए, व्हाट इज द डायरेक्शन शॉर्टकट, उल्टा है। यहाँ पर डायरेक्शन का शॉर्टकट क्या है कि यूज राइट हैंड, वंस अगेन आपको राइट हैंड ही यूज करना है, यहाँ पर भी ये भी राइट हैंड रूल है। अब करना क्या है आपको, यू हैव टू कर्ल योर फिंगर्स, कर्ल योर फिंगर्स इन सेंस ऑफ करंट, कर्ल योर फिंगर्स इन सेंस ऑफ करंट। सी, सबसे पहले हाथ ऐसे नहीं रखेंगे, फिर तो अपन सेंस ऑफ करंट में कर्ल कर ही नहीं पाएंगे। तो हाथ को कैसे रखेंगे, ऐसे। सपोज मैंने ऐसे रख दिया, क्या मैं जो टर्न कर रहा हूँ वो करंट की डायरेक्शन में हो रहा है या अपोजिट हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। फ्लिप इट बाय 180, नाउ इट इज आई एम ओके। अब मैं कर्ल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो कर्लिंग सेंस है फिंगर्स का वो किसके सेंस में आ रहा है, करंट के सेंस में। और थंब किसकी डायरेक्शन बता रहा है, थंब डायरेक्शन बता रहा है आपको मैग्नेटिक फील्ड की। समझ में आ रही है बात। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के केस में क्या था, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के केस में क्या था, आपका थंब करंट के अलॉन्ग प्लेस होता था और फिंगर्स की कर्लिंग आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सेंस बताती थी। और इस केस में क्या हो रहा है, कर्लिंग करंट के सेंस में हो रही है और थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, तो जस्ट उल्टा। ठीक है, आप चाहो तो वर्ड्स में लिख लो यहाँ पे, तो क्या लिखोगे, कर्ल फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, राइट हैंड में बार बार स्ट्रेस कर रहे हो, लोग गलती से लेफ्ट हैंड यूज करते हैं और एग्जैक्टली अपोजिट रिजल्ट आता है। सो कर्ल फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन सेंस ऑफ करंट, in sense of current, then stretched thumb gives direction of magnetic field, stretched thumb gives direction of magnetic field. So in this case you can check, I have to put my hand like this, curling like this, thumb is going into the board। तो आप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कैसे, जैसे इस टाइप का आर्क रहा और मुझे यहाँ सेंटर पे फील्ड निकालना है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो फील्ड आएगा वो इनटू द बोर्ड आएगा। यस, दिस इज फील्ड। एंड अगर इस तरीके से करंट रहा, ठीक है, आप चाहो तो याद भी कर सकते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पर बहुत ज्यादा हो जाता है, भूल जाओगे, तो ये ज्यादा अच्छा है। तो अब आप क्या करो, राइट हैंड को कर्ल करो, थंब किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे जो फील्ड है वो आपका आउट ऑफ द बोर्ड है। ठीक है, दिस इज द रूल यू हैव टू यूज फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। अब एक कंप्लीट आर्क यानी सर्कुलर अरेंजमेंट की वजह से सेंटर पे फील्ड कितना आएगा निकाल सकते हैं अपन, देखिए क्या आएगा। तो इसे एज ए केस लिख लीजिए, ठीक है, नोट लिख लीजिए। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कंप्लीट सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कंप्लीट सर्कल। ठीक है, तो करंट कैरिंग रहेगा ये। अब ये कंप्लीट सर्कल सिंपल हो सकता है, यहाँ पे आप कोई बैटरी वगैरह लगा दें और करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, वो भी चलेगा। ठीक है, या फिर इस तरीके का अरेंजमेंट भी किया जाता है कि यू टेक इट वायर, ये वायर्स कैसे रहेंगे, दे आर इंसुलेटेड, इन पर इंसुलेशन की लेयर रहेगी, तो टच भी कर गए तो करंट शेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो एक वायर में से करंट जा रहा होगा और दूसरे वायर में से करंट बाहर आ रहा होगा, इस तरीके से। तो एक आर्क बन गया, इसके सेंटर पे मुझे क्या चाहिए,
फील्ड चाहिए ड्यू टू दिस आर्क ओनली आर्क नॉट दिस पार्ट्स, तो क्या आएगा आप देख ही सकते हैं, ये आपकी रेडियस है, करंट आई है, तो फील्ड एट सेंटर विल बी इक्वल टू थीटा नॉट की जगह आप 2 पाई लिख देंगे तो सिंपली क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, 2 पाई लिखेंगे थीटा नॉट की जगह तो इट विल बी 2r, और सेमी सर्कुलर की वजह से क्या आएगा, सेमी सर्कुलर की वजह से इट विल बी म्यू नॉट आई बाय 4r, आप पाई लिखेंगे थीटा नॉट की जगह, तो सेमी सर्कुलर भी आप समझ लीजिए ऐसे केस 2 बी एट सेंटर ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर, तो सेमी सर्कुलर वायर कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट आपको दिखेगा कि यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, दिस इज व्हाट यू हैव, दिस इज सेमी सर्कल, सेंटर पे मुझे फील्ड चाहिए, दिस इज द रेडियस, तो फील्ड एट सेंटर इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4r, डायरेक्शन बिल्कुल वैसे ही निकालनी है, curl your fingers in the sense of current, thumb gives the direction of magnetic field, so this is the direction of magnetic field I get here, here I get the direction into, so this is the direction I get here, ठीक है, तो इन्हें स्पेशल केसेस के जैसा आप याद कर सकते हैं। ओके इसी के सीक्वेंस में ये भी देख लेते कि एक कंप्लीट आर्क है मेरे पास, यानी रिंग है करंट कैरिंग, वो अपनी एक्सिस पे फील्ड कैसे बनाएगी या कितना बनाएगी, लेट ऑल्सो talk about that part. Okay. तो अभी तक मैंने आपको कितने फॉर्मूले बता दिया, बेसिकली मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए, एक स्ट्रेट वायर की वजह से और दूसरा आर्क की वजह से। अब उनके स्पेशल केसेस हैं, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट या कंप्लीट सर्कल, सेमी सर्कल, वो तो एनीवे आप लोग पता ही कर सकते हो। तो दोनों फॉर्मूले, पहला म्यू 0 बाई 4 पाई आई बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दूसरा फॉर्मूला म्यू 0 बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा नॉट, ठीक है, अच्छी बात। अब अपन देखते हैं थर्ड, वाइट सवर्स लॉ से ही जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B on axis of a current carrying ring, यहां पे करंट कैरिंग लूप बोलते हैं, लूप मतलब यहां पे रिंग, ठीक है, सर्कुलर लूप, लूप तो नॉन सर्कुलर भी हो सकता है, सर्कुलर लूप। तो इसको समझने के लिए हम रिंग को परपेंडिकुलर टू द बोर्ड प्लेस कर रहा हूं मैं, तो रिंग कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है, एंड आधी जो रिंग है वो इनटू द बोर्ड है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, दिस इज हाउ, दिस इज एक्सिस। करंट की बात कर लेते हैं, तो करंट यहां से एंटर कर रहा है, यहां से लीव कर रहा है, तो ये मेरे हिसाब से कंसीडर मैंने किया है, ठीक है, दिस इज ए करंट कैरिंग लूप, करंट आई है, इसकी रेडियस आर है, रेडियस आर है, यहाँ पे एक पॉइंट है P मान लीजिए, जिसका फील्ड मुझे यहाँ फाइंड करना है, जिसकी लोकेशन पे फील्ड फाइंड करना है, और सेंटर से इस P की डिस्टेंस कुछ R है, ठीक है, लेट अस टेक डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम सेंटर भी R, आपको याद हो तो मैंने रिंग के केस में वो डिस्टेंस x लेके करवाया था, तो आप थोड़ा कंपेयर कर पाएंगे, तो आप x ही ले लीजिए, ठीक है, लगाते हैं वाइट सवर्स लॉ। तो मेरे पास रिंग के यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स अवेलेबल है, एक ये पॉइंट बोर्ड के प्लेन में है और एक ये पॉइंट बोर्ड के प्लेन में है, दोनों की बात करेंगे अपन। तो मैं यहीं पे एक एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ, स्मॉल एलिमेंट, करंट क्या हो रहा है बताओ, यहाँ से अंदर जा रहा है, मेरे हिसाब से करंट अंदर जा रहा है, तो यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो उसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बना दिया कि ये करंट जो है वो अंदर जा रहा है यहाँ से, इससे स्मॉल एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट है बच्चों, वो फील्ड कैसे बनाएगा, तो उस एलिमेंट के लिए जो स्मॉल आर है वो ये होगी, दिस इज प्लेइंग द रोल ऑफ स्मॉल आर, ठीक है, ये कैपिटल आर। अब फील्ड देखिए, दिस इज वायर
गोइंग इनटू, तो फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा, इस तरीके से, समझ रहे हैं, स्ट्रेट वायर हमने छोटा एलिमेंट उठा लिया, तो इस तरीके से फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो ब्लू डॉटेड लाइन मैंने बनाई है इसे एक्सटेंड कर लेते हैं इससे नीचे की तरफ, इट विल बी द फील्ड dB। समझ में आया या नहीं? ठीक है, ये टाइनी वायर है, करंट इनटू द बोर्ड, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सेंस बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा, तो उस हिसाब से परपेंडिकुलर टू दिस आर ये फील्ड प्रोड्यूस कर दिया बी। अब यहां से करंट बाहर निकल रहा होगा, दिस इज द पॉइंट हियर, यहां से करंट बाहर निकल रहा होगा, उतना ही करंट आए, सेम ही करंट है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी समझ लेते हैं। तो यहां पे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फील्ड कैंसिल आउट भी हो सकता है, सबका फील्ड एक जैसा नहीं बन रहा है ना। अब समझिए, यहाँ यहाँ एक एलिमेंट रहेगा, उसका फील्ड, उसकी ये जो रेडियस वेक्टर आएगी उसके परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसा कोनिकल टाइप का बनेगा ये, ठीक है। तो अब ये रेड वाली लाइन के परपेंडिकुलर रहेगा। अब समझिए कैसे, ये बाहर आ रहा है बोर्ड से, बोर्ड से बाहर आ रहा है, तो इस तरीके से आएगा, ऐसा ऐसा फील्ड लाइन बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रेड वाले से ऐसा एंटी क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर इस तरीके से, ठीक है। दिस इज dB, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस रेड लाइन। अब हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा और हम देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर टू द एक्सेस कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे डायमेट्रिकली अपोजिट करंट्स की वजह से, और अलोंग द एक्सेस कंपोनेंट ही बचेंगे। तो उसे सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एंगल्स अज्यूम कर लेता हूँ। लेट अस कंसीडर दिस एंगल टू बी थीटा, दिस एंगल आल्सो टू बी थीटा। सो well, let us take a line which is perpendicular to this axis. This is another line, so it will help us in writing the angles. So you can check here one thing कि ये जो ब्लू वाला वेक्टर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ब्लू एंड ब्लैक के बीच में ये एंगल मेरे पास थीटा आ रहा है, ठीक है। तो फिर ये एंगल मेरे पास 90 माइनस थीटा आएगा, फिर ये एंगल मेरे पास थीटा आएगा, उसी स्टाइल में ये एंगल थीटा आएगा, ठीक है। दिमाग यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा लोग एंगल में कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पे। रिजॉल्व कर लें अपन, तो कौन से कंपोनेंट उड़ जाने हैं यहाँ पे, तो ब्लू का जो कंपोनेंट बनेगा नीचे, इट विल बी dB cos थीटा, और ऊपर ये भी dB cos थीटा। इसको रेड से दिखा देते हैं अपन, दिस dB cos थीटा, और परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट बनेगा वो इधर बनेगा दोनों के लिए dB sin थीटा। अब ये मत सोचना ये 2 dB sin थीटा हो गया, ये सिर्फ दो ही एलिमेंट नहीं है, इनफाइनाइट डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स हैं, तो ये पर्टिकुलर टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो जो ऐड हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, dB sin थीटा। तो आप मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड करेंगे एट पॉइंट P, इट विल बी इंटीग्रेशंस ऑफ dB sin थीटा, नॉट dB cos थीटा, where थीटा इज दिस एंगल। अब एक एक करके dB लिखते हैं अपन, यहाँ पे करंट तो I है, तो dB एज पर द बायट-सावर्ट्स लॉ क्या लिखोगे आप, μ0 by 4 pi, dB is μ0 by 4 pi I divided by R into I dl sin of, do not confuse this with theta, ये मैंने जो थीटा एज्यूम किया है, इज इट द थीटा विच वी यूज इन बायट-सावर्ट्स लॉ, नो। बायट-सावर्ट्स लॉ में जो थीटा यूज करते हैं भाई वो ये होता है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का, अभी पॉइंट तो आपको दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, है ना, ये P पॉइंट है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और ये करंट है। एंगल बताओ क्या है, I और R में 90, यहाँ भी I और R में 90, एक्चुअली हर जगह ये I और R में एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो बायट-सावर्ट्स लॉ वाला जो थीटा है वो 90 है यहाँ पे, साइन 90 डिवाइडेड बाय दिस R स्क्वायर, ओके। अब समझ लीजिए आपका जो dB है वो कितना आ रहा है आपके पास, dB इज μ0 by 4 pi into I dl divided by R square। वेल, सो आप R को पुट कर दीजिए in terms of x and capital R, you can see this triangle, you can see this right angle triangle, जिसमें कि आपका स्मॉल r हाइपोटेनियस है, r परपेंडिकुलर है, x बेस है, तो dB आ जाएगा मेरे पास μ0 by 4 pi I dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर की जगह आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, स्क्वायर रूट तो आएगा नहीं,
ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना है मुझे साइन ऑफ थीटा के साथ, तो चलिए b निकालते हैं अपन, db यहाँ पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन म्यू 0 बाई 4 पाई आई dl डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो मैंने dv पुट कर दिया। अब ये जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू भी पुट करते हैं। सो व्हाट इज साइन थीटा? कैपिटल R by small r. Can you check? Sin theta here is capital R by small r. So capital R by small r. अच्छी बात। अब इसमें वेरिएबल ढूंढिए भाई, कौन सा है? कैन यू फाइंड द वेरिएबल इन दिस केस हियर? क्या स्मॉल r वेरिएबल है? हम इंटीग्रेशन करेंगे dl का, तो एक dl ये है, एक dl यहाँ, यहाँ dl 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 इस तरीके से आएंगे। r सबके लिए सेम ही आने वाला है, थीटा भी सबके लिए सेम ही आने वाला है, थीटा तो हमने एलिमिनेट ही कर दिया। तो बेसिकली कैपिटल R कांस्टेंट है, स्मॉल r भी कांस्टेंट है, सिर्फ dl की वेरिएबल है। तो आपका जो b आएगा बच्चों वो क्या आएगा? म्यू 0 कॉमन बाई 4 पाई आई कैपिटल R डिवाइडेड बाई स्मॉल r को वापस से क्या लिख दूंगा मैं? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उस हिसाब से ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी? 3/2। ठीक है, और अंदर बच गया आपके पास dl एंड यू विल इंटीग्रेट ओवर द कंप्लीट रिंग। ठीक है, तो आप जो इंटीग्रेशन करेंगे वो कंप्लीट रिंग का करेंगे, तो सरकमफरेंस आ जाएगी उसकी, कंप्लीट रिंग मतलब क्या आ जाएगी? 2 पाई r dl का इंटीग्रेशन। यहां तक फॉलो कर पा रहे होंगे आई होप। स्मॉल r की जगह मैंने रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो मेरे पास नेट फील्ड जो बन रहा है वो क्या बन रहा है देखो, so net field I'm getting here is mu 0 by 4 pi I r into 2 pi r dl का जो इंटीग्रेशन आया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखिए ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो b आ रहा है मेरे पास म्यू 0 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। This is the magnetic field. This is the magnetic field you are getting due to a ring. And what is the direction of field? Direction is along the axis. Direction is along the axis. अब उसमें भी towards या away वो डिपेंड करेगा सेंस ऑफ करंट पे। तो मैंने अभी जो रिंग कंसीडर की थी उसमें सेंस ऑफ करंट था कि ऊपर से करंट अंदर जा रहा था, नीचे से करंट बाहर आ रहा था। तो आप देखिए डायग्राम में वो टूवर्ड्स सेंटर पॉइंट कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, सो सी डायरेक्शन के लिए यहाँ पे भी अपन एक रूल समझ लेते हैं, क्या लिखेंगे? तो वही सर्कल वाला रूल लगाएंगे। विल कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन सेंस ऑफ करंट, ठीक है, एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये सिर्फ एक्सिस की ही बात हो रही है, ऑफ एक्सिस पॉइंट्स पे हमने अभी फील्ड फाइंड नहीं किया है इन दिस केस। ओके, well, so let's see the direction here. तो डायरेक्शन के लिए वही यूज द सेम राइट हैंड रूल विच वी यूज्ड इन आर्क। राइट हैंड रूल आर्क वाला क्या था? कर्ल फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन सेंस ऑफ करंट, देन द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैं आपको समझाऊं, मेरे पास सपोज ये रिंग है, ठीक है, दिस इज द रिंग आई हैव, ओके, दिस इज द एक्सिस। और अगर इस रिंग में इस तरीके से करंट जा रहा है जो कि मेरे पहले केस में था, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझिए। तो ये इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से, सो दिस इज द डायरेक्शन। सो ऑल द वे मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दे रहा हूं मैं, गोज लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अगर उल्टा हो रहा हो, सपोज you have this opposite sense, this is the ring, here is the axis, और करंट ऊपर से बाहर निकल रहा हो और नीचे से
अंदर जा रहा हूं, इन दैट केस यू कैन चेक दिस इज हाउ यू विल कर्ल द फिंगर्स. सो इट इज पॉइंटिंग इन दिस वे, सो इट इज लाइक दिस. तो इसमें अपन टुवर्ड सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर ऐसे याद नहीं रखेंगे क्योंकि लेफ्ट राइट में ये चेंज हो जा रहा है, तो अपन थंब से ही निकाला करेंगे. ठीक है. सो अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है, सो इट इज गोइंग लाइक दिस, इन दिस, इट इज इन दिस डायरेक्शन. इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट थिंग, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग इज अलोंग द एक्सिस. पहला पॉइंट जो कंसीडर करने जैसा है. और दूसरी बात, जो डायरेक्शन है, इट कैन बी फाइंड बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल. And what it is, curl the fingers of your right hand in sense of the current in the ring. Thumb gives the direction of magnetic field. Is that clear? And this is the magnitude we have with us. Okay? All right. अब मैं आपको परमानेंट मैग्नेट्स पढ़ाऊंगा इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है. परमानेंट मैग्नेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि एक रिंग मैग्नेट के जैसे बिहेव करती है. तो थोड़ा सा पार्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बट और ज्यादा आप रिलेट कर पाएंगे इन परमानेंट मैग्नेट्स. सी, एक रिंग मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं इस बार रिंग को. दिस इज आउट ऑफ द बोर्ड, this is into the board. Okay, this is the axis. इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज द करंट. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी यहां पे, आप समझिए. समझ पा रहे हैं? दिस इज द कर्लिंग सेंस, किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर. तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अलोंग द एक्सिस, इट विल बी गोइंग लाइक दिस. ठीक है. अब बाकी ऑफ एक्सिस पॉइंट्स पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप्स. आगे बताऊंगा मैं आपको जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्पेशली बात करूंगा मैं. अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं. और मैग्नेटिक फील्ड एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है. ठीक है. आगे आगे जैसे बढ़ेंगे मैं आपको ये चीजें क्लियर करूंगा, पर यहाँ पे ये पॉइंट आया है तो हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे बाकी लाइंस क्या करेंगे आपकी, इस तरीके से रहेंगे. they'll turn और कर्व लाइंस रहेंगी. ठीक है. So let us take few more here. Okay, I take another line here which जो कि आपको एग्जैक्ट सर्कल बनाते हुए दिखेगी. दे फॉर्म ए क्लोज लूप. ओके. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न. नाउ नॉट ओनली, ये तो मैंने एक पर्टिकुलर प्लेन दिखाया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पैटर्न है. यहां भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी ऐसी हो रही होगी, जैसे बाहर, बोर्ड से बाहर की तरफ, फिर अंदर. यहां भी दिखा सकता हूं मैं. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. ऐसे पीछे भी चल रहा होगा. तो पूरा 3 डायमेंशन में दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न यू हैव. अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न किसका होता है, एक बार मैग्नेट का होता है, परमानेंट मैग्नेट. दिस इज ए बार मैग्नेट. ठीक है. और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये उधर ज्यादा क्लियर होगा जब मैं आपको परमानेंट मैग्नेट्स बताऊंगा. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से एमिट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं साउथ पोल पे. तो दिस पैटर्न यू कैन चेक is very much like a magnet. This is what happens here. यहाँ से एंट्री लेंगी लाइंस. This is the magnetic field line pattern of a bar magnet. Okay. Now squeeze this bar magnet. बहुत छोटा 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 कर दो. You get a ring type arrangement. Yes. और इसके अंदर अंदर जो फील्ड रहता है वो इस तरीके से रहता है. That's why they form a closed loop. South to north. ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. तो एक जो रिंग है
यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट कर लेंगे, रिंग बिहेव्स एज ए स्मॉल बार मैग्नेट्स प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। ठीक है, ये बात आप लिख लीजिए डायग्राम बनाने के बाद। ए करंट कैरिंग रिंग बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। कोई दिक्कत आई थिंक आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैं वापस बोल रहा हूं, इसे आप पेज के ऊपर लिख लो अभी के लिए, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन originates from north pole and terminates at south pole. Magnetic field lines originates from north pole and terminates at south pole. तो मुझे बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रिंग में किस फेस से फील्ड लाइन एमिट हो रही है? किस फेस से फील्ड लाइन एमिट हो रही है? इस फेस से। This is the face. So this face is behaving like north pole to us. Yes or no? So this face is behaving like north pole to us. And जो नीचे फेस है वो कैसे बिहेव कर रही है? साउथ पोल के जैसे। तो ये वाली जो फेस आप देख पा रहे हैं, दिस इज नॉर्थ पोल अगर कंपैरिजन करें, और जो नीचे फेस है जो आप देख नहीं पा रहे हैं वो बिहेव कर रही है आपकी साउथ पोल जैसी, क्योंकि वहां लाइंस एंटर कर रही हैं। तो ये भी एक तरीका है पहचानने का डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 10th स्टैंडर्ड में जनरली सिखाया जाता है कि आप अंग्रेजी के लेटर्स बनाएं, एन एन एस। दिखाता हूं मैं कैसे। तो उसके लिए मैं आपको प्लेन दिखाता हूं। मैं दो रिंग्स कंसीडर कर ले रहा हूं। दिस इज द रिंग, इसमें मैं करंट इस सेंस में ले ले रहा हूं। दूसरी एक और रिंग ले लेते हैं, इसमें करंट उल्टे सेंस में ले लेते हैं। तो अब आप समझिए, अकॉर्डिंग टू अवर रूल बाय-सावर्ट्स लॉ, ये क्या निकलता है आउट ऑफ द बोर्ड। इसका जो फील्ड है वो कैसा आएगा आपका आउट ऑफ द बोर्ड। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है? सॉरी, आउट ऑफ द बोर्ड। और इसका कैसा बन रहा है? इनटू द बोर्ड। ठीक है, अब आउट ऑफ द बोर्ड है मतलब यहां से बाहर निकल रही है, तो इसे नॉर्थ पोल जैसा दिखना चाहिए, है ना? इसे नॉर्थ पोल जैसा दिखना चाहिए। तो आप इस तरीके से सोचेंगे, ऐसा एन बन गया कि नहीं? तो ये नॉर्थ पोल है, मैं प्रेफर नहीं करता इसे। ठीक है, दिस इज साउथ पोल, क्योंकि यहां से मैग्नेटिक फील्ड एंट्री ले रही है और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। सो दिस फेस विच यू आर सीइंग इज बिहेविंग लाइक नॉर्थ पोल, दिस फेस विच यू आर सीइंग इज बिहेविंग लाइक साउथ पोल। तो आप लिख लीजिए, ए बार मैग्नेट रिंग बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट। ओके, नाउ if the ring has n turns, अगर रिंग में n टर्न्स हैं, जरूरी नहीं ना एक ही टर्न हो, देयर मे बी मल्टीपल टर्न्स लाइक दिस, कि सपोज आपकी जो रिंग है वो इस तरीके से है, मैं यहीं पे दिखा देता हूं आपको। ये आपकी एक टर्न है, उसी के जस्ट साइड में उसी रेडियस का दूसरा टर्न है, करंट वही फ्लो हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं कैसे कैसे सोचेंगे? कुछ इस तरीके से कि ये एक टर्न है, यहां से ये वायर आया, यहां से एक टर्न और वहीं पे ये दूसरा टर्न, इस तरीके से सेम करंट है। तो अगर इसमें n टर्न्स हैं तो ये अपनी एक्सिस पे जो फील्ड बनाएगा, अपनी एक्सिस पे जो फील्ड बनाएगा वो सिंपली हर टर्न वहां पे फील्ड बनाएगा, और ये टर्न के बीच में गैप नेग्लिजिबल है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा? n से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली, इट विल बी μ0 ni, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको? इट वॉज μ0 ni, ये आर स्क्वायर बचेगा आपके पास 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सिंपली n से a क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, मैं याद नहीं रखता हूं बट आपको याद रखना पड़ेगा। इज दैट ओके? तो इफ देयर आर n टर्म्स इट विल बी सिंपली मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल N। वेल, सो चलिए इस पार्ट में हम इतना ही रख लेते हैं और अगले पार्ट में इस पे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। थैंक यू।